नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक नए वीडियो में। आज का वीडियो है आरपीएफ एसआई कांस्टेबल भर्ती परीक्षा के लिए प्लेटफॉर्म बुक में दिया हुआ मैथ एवं रीजनिंग का प्रश्न फुल डिस्कशन के साथ, जिसमें 70 प्रश्न दिए हुए हैं। 35 प्रश्न रीजनिंग का है और 35 प्रश्न मैथ का है। इससे पहले इस बुक में दिया हुआ 50 प्रश्न जीके एंड जीएस का वीडियो अपलोड कर दिया गया है। अगर आप लोग नहीं देखे हैं तो जाकर देख लीजिए, प्लेलिस्ट अलग से बना हुआ है। तो आइए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है कि एक निश्चित कूट भाषा में शॉर्ट को इस तरह लिखा जाता है, टोटल को इस तरह लिखा जाता है, उसी कूट भाषा में वाइट को किस प्रकार लिखा जाएगा। तो यहाँ पर देखिए कि ये किस तरह के अरेंजमेंट किया हुआ है, किस नियम से ये किया हुआ है। तो SHOUT को लिखा गया है VLTAA लिखा गया है। यहाँ पर देख रहे हैं क्या कि S से V गया है तो कितना गया है, +3 गया है। S से L गया है +4 गया है। O से T गया है प्लस क्या है 5 है। और U से A गया है +6 है। और T से A गया है +7 है। यानी +3 +4 +5 +6 और +7 का जो है ये इसमें सीरीज चल रहा है। तो डायरेक्ट एक ही बार चेक कर लेते हैं वाइट का, WHIT वाइट का। अगर इससे क्या है +3 करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा कितना, Z आ जाएगा। S से +4 करेंगे तो क्या हो जाएगा, L होगा। I से +5 करेंगे तो N होगा। T से +6 करेंगे तो क्या हो जाएगा, Z होगा। और E से +7 करेंगे तो क्या होगा, L होगा। हमारे पास जो आ जाएगा आंसर कौन सा आ जाएगा, तो वो आ जाएगा कौन सा, आंसर आ जाएगा A। चलिए अगला प्रश्न जो है कथन एवं निष्कर्ष का है। आइए देखते हैं क्या कथन में करा है। कुछ जो नीले हैं वो क्या हैं, तो वो हरे हैं। कुछ नीले जो हैं वो हरे हैं। और सभी हरे जो हैं, सभी हरे क्या हैं, तो वो पन्ने हैं। सभी हरे जो हैं वो पन्ने हैं, क्या है, पन्ने हैं। उसके बाद कह रहा है कि सभी पन्ने जो है वो रत्न है। सभी पन्ने जो है वो क्या है, तो वो हो जाएंगे रत्न है। और ये क्या था, तो ये था नीला और ये है हरा। और यहाँ से देखिए निष्कर्ष निकाल के कि कुछ नीले रत्न हैं, बिल्कुल सही। कुछ रत्न हरे हैं, बिल्कुल सही। आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। निष्कर्ष 1 और 2 दोनों जो है वो पालन कर रहे हैं। निष्कर्ष 1 और 2 दोनों पालन कर रहे हैं कथन के अनुसार। अगला है नीचे 2 कथन और उसके बाद विकल्पों में 4 निष्कर्ष दिए गए हैं। बताएं कि कौन सा निष्कर्ष दिए गए कथनों के आधार पर सत्य है। तो जब हम देखते हैं, इसे व्यवस्थित करते हैं तो किस तरह व्यवस्थित होता है। Q जो है ग्रेटर देन जो हो जाएगा M, ग्रेटर देन J, ग्रेटर देन T। उसके बाद जो है T बराबर A है, T बराबर A है तो ये बराबर भी A लिख सकते हैं। ग्रेटर देन I है, ग्रेटर देन ये I है और ग्रेटर देन क्या है, D है। अब एक सीधे में रेंज हो गया है। अब यहाँ से हमें ऑप्शन देखना है कि कौन सा ऑप्शन जो सही है। A बराबर Q है जो ये कि गलत है। M लेस देन I है, ये भी गलत है। D लेस देन Q, ये भी ये D लेस देन U जो है ये सत्य है। यहाँ पर देखिए, यहाँ से देख कर हो जाएगा कि Q बड़ा है D छोटा है, तो ये जो है वो सही है। और I ग्रेटर देन Q ये जो है वो क्या है, वो गलत है। Q ग्रेटर देन I है। तो आंसर जो हमारे पास आ गया कौन सा आ गया, C आ गया। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। कुछ व्यक्ति एक पंक्ति में उत्तर की ओर मुख करके बैठे हैं। उत्तर की ओर मुख करके बैठे हैं। हृदय विजय के दाईं ओर ठीक बगल में बैठा हुआ है। अगर मान लिया कि यहाँ पर हृदय बैठा हुआ, तो यहाँ पर कौन बैठा होगा, वो विजय बैठा होगा। क्या होगा, विजय बैठा हुआ होगा। गौरव और विजय के बीच में केवल 3 आदमी बैठा हुआ है। अगर मान लिया कि यहाँ पर गौरव बैठा हुआ है, तो गौरव और विजय के बीच में जो है वो 3 आदमी बैठा हुआ है। 1 2 3 आदमी बैठा हुआ है। कौन कौन बैठा है, चलिए देखते हैं आगे प्रश्न में। विजय इमरान के बाईं ओर ठीक दूसरे स्थान पे बैठा हुआ है। तो यहाँ पर जो है वो इमरान बैठा हुआ है, क्योंकि यहाँ पर जो है ऑलरेडी पहले से विजय बैठा हुआ है जो दाएं सिरे पर बैठा है। क्यारा और डेविड ललिता के ठीक बगल में बैठे हैं। क्यारा और डेविड, अगर मान लिया कि यहाँ पर क्यारा है और यहाँ पर कर देते हैं डेविड, क्या है डेविड, तो ये हो जाएगा किसके अति में, ललिता का। तो यहाँ बीच में आ जाएगा ललिता, ये हो जाएगा डेविड। गौरव के बाईं ओर केवल एक व्यक्ति बैठा हुआ। गौरव के बाईं ओर केवल एक व्यक्ति बैठा हुआ है।
तो वो कौन हो जाएगा भाई, कोई एक व्यक्ति बैठा होगा। यदि पंक्ति में कोई अन्य व्यक्ति नहीं बैठा है तो पंक्ति में कुल कितने व्यक्ति बैठे हुए हैं, तो यहाँ तो मेरा 1 2 3 4 5 6 7 8 कितने हो गए, तो आंसर जो हमारे पास हो जाएगा ऑप्शन सी, 8 लोग बैठे हुए हैं। उस संख्या का चयन कीजिए जो निम्नलिखित श्रेणी में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आएगी। यहाँ से देखिए 176 से 168 गया, यानी माइनस हो रहा है कितना, 8, और 168 से 160 हो रहा है, ये भी -8 हो रहा है। इससे फिर -8 करेंगे तो 152 हो रहा है, 152 से 144 -8 हो रहा है, 144 से भी -8 कर दीजिए, आंसर हमारा आ जाएगा कितना, 136। सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा। चलिए, नीचे एक कथन और उसके बाद विकल्पों में 4 निष्कर्ष दिए गए हैं, बताएं कि कौन कौन से निष्कर्ष दिए गए कथनों के आधार पर सत्य है। तो जब कथन को अच्छे से हम देखते हैं और उसे व्यवस्थित करते हैं, एस लेस देन टी लेस इक्वल देन जो है जी लेस देन एम लेस देन के हो जा रहा है, और यहाँ पर एक तो एक ये आ जा रहा है, दूसरा जो आ रहा है वो क्या आ रहा है कि ओ जो है ओ से बड़ा और बराबर पी है, और पी से बड़ा और के है। ये हमारे पास 2 इक्वेशन आ रहा है इस कथन के अनुसार। तो चलिए इसमें देखते हैं कौन सा सही हो जा रहा है। तो उपयुक्त से हमें क्या मिल जा रहा है कि के, तो ये हो जाएगा के ग्रेटर देन जी, बिल्कुल यहाँ पर के और जी में ग्रेटर देन जी हो रहा है, और जी ग्रेटर देन एस, जी भी बड़ा है एस से, तो हमारे पास डी तो बिल्कुल मिल रहा है, ए नहीं मिल रहा है, बी भी नहीं मिल रहा है, बी भी नहीं मिल रहा है, क्योंकि ओ से बड़ा एस है जो कि कहीं पे रिलेशन में ये दिख नहीं रहा, इन दोनों में कोई रिलेशन नहीं है, ये भी इस नहीं हो रहा है। तो आंसर जो हमारे पास हो जा रहा है कौन सा सही है, तो उपयुक्त व्यवस्था के अनुसार जो डी है वो सही है। निम्नलिखित में कौन सा विकल्प दिए गए चित्र के सही दर्पण प्रतिबिंब को दर्शाता है। अगर मान लिया कि यहाँ पर प्रतिबिंब हम लोग रख देंगे तो कौन सा सही दिखाएगा, तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन कौन सा, बी हो जाएगा। अगला प्रश्न कथन एवं निष्कर्ष का है। तो ये कथन में कह रहा है कि सभी जग है, सभी जो जग है वो क्या है, तो वो कप है, सभी जग जो है वो कप है। उसके बाद कह रहा है कि सभी कप जो है वो एस्प्रेसो है, सभी कप जो है वो क्या है, एस्प्रेसो है, एस्प्रेसो। और कुछ जग जो है वो क्या है, सॉसर है, कुछ जग जो है वो सॉसर है, यानी जग से लेके इसे बनाएंगे किसका, सॉसर को। अब निष्कर्ष निकालते हैं, कुछ एस्प्रेसो सॉसर है, बिल्कुल सही, कुछ कप जग है, बिल्कुल सही, यानी इस आंसर जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। निष्कर्ष 1 और 2 जो है दोनों पालन कर रहे हैं। दी गई आकृति में जल में बनने वाली सही प्रतिबिंब क्या होगा। जल में बनने वाला जो है वो प्रतिबिंब है, यानी दर्पण जो है वो इस साइड रख देंगे तो हमें आंसर मिल जाएगा। आंसर जो हो जाएगा वो कौन सा हो जाएगा, तो वो हो जाएगा आंसर के डी, दूसरे नंबर हो जाएगा। एक निश्चित कूट भाषा में इस तरह को लिखा जाता है, इससे इस तरह को इसे लिखा जाता है, तो पावर को है कैसे लिखा जाएगा। तो आइए यहाँ पर सबसे पहले देखते हैं ये किस तरह अरेंज किया गया है, किस नियम से ये लिखा गया, E/R/M/P लिखा गया है। जब यहाँ पर हम देखते हैं तो C से E गया है +2 है, A से बाई गया है यानी हमारे पास -2 आया है, P से R गया है +2 है, O से M गया है -2 है, N से P गया है +2, यानी +2 -2 +2 -2 के सीरीज अरेंज किया गया है। तो यहाँ से अगर हम पावर का ही देख लेते हैं, पावर डायरेक्ट पावर का देख लेते हैं तो क्या होता है, पावर से अगर हम क्या करेंगे, पावर क्या है तो इसमें से +2 जोड़ेंगे, क्योंकि यहाँ पर जो है सभी व्यंजन अक्षरों में 2 जोड़ा गया है और स्वर अक्षर में जो है वो क्या गया है, स्वर अक्षर में 2 घटाया गया है, क्योंकि ये देखिए स्वर है वो भी स्वर है, ना कि +2 ±2 का सीरीज है। तो P जो है वो क्या है, व्यंजन है, तो इसमें से +2 करेंगे तो ये हो जाएगा R। O जो है क्या है, वॉवेल है यानी स्वर है, तो इसमें से -2 करेंगे तो M हो जाएगा। W जो है वो क्या हो जाएगा, +2 है तो बाई करेंगे। E जो है -2 है, वॉवेल है तो C करेंगे। R जो है वो क्या है, तो वो है कॉन्सोनेंट यानी व्यंजन, तो इसमें क्या करेंगे +2, तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, T आ जाएगा। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो कौन सा हो जाएगा, इसका आंसर होगा A। और +2 -2 इसमें भी प्रश्न में क्वेश्चन में सीरीज हो जा रहा है, क्योंकि हर एक व्यंजन के बाद एक वॉवेल है, फिर व्यंजन है, फिर वॉवेल है, तो हमारा दोनों कॉन्सेप्ट लग सकता है, जो भी आप
इजी समझे। अगला है, एक ही पासे के दो अलग अलग स्थितियां दिखाई गई है जिसके 6 फलकों पर 11 से 16 तक की संख्याएं अंकित है। उस संख्या का चयन करें जो 12 दर्शाने वाले फलक के विपरीत फलक पे होगा। तो यहाँ पर देखिए 16 और 15 ये दो कॉमन है दोनों में। अगर दोनों में दो दो कॉमन हो तो जो एक तीसरा बचता है और इसका तीसरा बचता है, दोनों एक दूसरे के जो है वो अपोजिट होता है। 12 का अपोजिट कौन होगा? 14 होगा। इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो कौन सा हो जाएगा? डी हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। निम्नलिखित में कौन सी संख्या दी गई श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह को प्रतिस्थापित करेगी? यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं कि 2168 से 1979 गया है, मतलब -189 का डिक्रीमेंट हुआ है, घटा है। तो 1979 से 1790 गया, ये भी -189। इससे 1601 गया है, -189। 1601 से 1412 -189। तो 1412 से -189 करेंगे तो कितना हो जाएगा? 1223 हो जाएगा। आंसर जो हमारे पास हो जाएगा वो कौन सा? डी हो जाएगा। दी गई आकृति में कितने त्रिभुज है? इस आकृति में हमें कितने त्रिभुज है वो काउंट करना है। तो आप इसे अच्छे से कर लीजिएगा। ये सब 1 2 ये 3 हो गया, 4 हो गया है, इस तरह काउंट कीजिएगा। आंसर जो हमारे पास आएगा वो कितना आ जाएगा? तो वो आ जाएगा टोटल जो है 26 त्रिभुज आएगा। चलिए उस विकल्प का चयन करें जो 5वें शब्द उसी प्रकार संबंधित है जिस प्रकार दूसरा शब्द पहले शब्द से। भालू, कब, उल्लू, औलेट, हिरन क्या होगा? सही आंसर हो जाएगा फॉन होगा। जिस प्रकार भालू के बच्चे को कब और उल्लू के बच्चे को औलेट कहा जाता है, उसी प्रकार हिरन के बच्चे को फॉन कहा जाता है। क्या कहा जाता है? फॉन, FAWN, फॉन कहा जाता है। अगला प्रश्न है, स्तनपायी मनुष्य सरीसृप, उसके बाद क्या होगा? आंसर हो जाएगा बी, छिपकली। जिस प्रकार स्तनपायी समूह के अंतर्गत मनुष्य आते हैं, उसी प्रकार सरीसृप के अंतर्गत जो आते हैं छिपकली आती है। अगला है, ब्लड रिलेशन का है कि A भागा B का अर्थ है A जो है B की माँ है, $A B का अर्थ है A B के पिता है, A#B का अर्थ है A B का भाई है, A एंड B का अर्थ है A B की बहन है। तो अरेंज करना है कि ये निम्न में से कौन सा कथन है। तो J और H में जो संबंध क्या है? तो J जो है H के पिता है, J जो है वो क्या है? H के पिता है। ये क्या हो जाएंगे? पिता है। और H#R में क्या है? H R का भाई है। H जो है वो R का क्या है? भाई है। चलिए भाई है। उसके बाद कह रहा है R परसेंटेज N का मतलब होता है R N की माँ है। R जो है वो N की क्या है? माँ है, N की माँ है। उसके बाद N एंड T में क्या है? N एंड T में N T की बहन है। N जो है वो T की बहन है। क्या है? T की बहन है, N T की बहन है। और T और U में क्या संबंध है भाई? तो हैशटैग में है, तो हैशटैग का जो होता है T जो है वो U का भाई है। T जो है वो U का भाई है, T जो है U का भाई है। U और परसेंटेज P में क्या संबंध है? तो ये हो जाएगा U P की माँ है। U जो है वो क्या हो जाएगा? P की माँ है, यहाँ पर हो जाएगा माँ। तो निम्न में से कौन सा कथन जो है वो गलत है, बताना है कौन से कथन गलत है। तो N जो है P की बहन है, P की बहन है, तो ये तो गलत हो जाएगा। R P की नानी है, R जो है वो P की नानी है, तो बिल्कुल जो है P की माँ जो है U है, उसके बाद ये बहन है, उसके बाद इसकी माँ है, तो ये तो नानी बिल्कुल होगा। R U की माँ है, R जो है वो U की माँ है, ये सही है। J N के नाना है, ये भी सही है। और ये दोनों क्या है? तो ये मौसी है। क्या है? मौसी हो जाएंगे। तो ये तीनों सही है। D जो है हमारा वो क्या है? असत्य है। तो आंसर जो हमारे पास हो जाएगा वो कौन सा हो जाएगा? D हो जाएगा। यानी N जो है वो P की बहन नहीं मौसी है, तो ये कथन जो है वो असत्य है। उस आकृति का चयन करो जो निम्न आकृति श्रृंखला में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पे आएगी। इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा C। चलिए चेचक वायरस क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा C, एंथ्रेक्स बैक्टीरिया। जिस प्रकार चेचक जो है वो वायरस जनित बीमारी है, उसी प्रकार एंथ्रेक्स जो है जिसे पलीहा या गिल्टी रोग कहते हैं, बैक्टीरिया जनित बीमारी है। अंग्रेजी वर्णमाला क्रम में स्थिति के आधार पर निम्नलिखित में से 3 अक्षर समूह किसी न किसी प्रकार से एक समान है
और एक भिन्न है, भिन्न अक्षर समूह का चयन करना है। चलिए, F से I गया है +3 है, I से M गया है +4 है, M से P गया है +3 है। यानी हमारे पास जो सीरीज आ रहा है +3 +4 और +3 का। उसी तरह B से E गया है +3, E से I गया है +4 और I से L गया है +3 है। ये भी +3 +4 +3 का है। अगर इसके देखते हैं, J से M गया है तो +3, M से P गया है +3, P से T गया है +4। यानी इसमें लगातार शुरुआत में +3 है। तो असमान हम लोग के पास कौन सा आ गया? आंसर डी आ गया। 7 व्यक्ति ABCDEF और G सीधी पंक्ति में उत्तर की ओर मुख करके बैठे हैं। C के बाईं ओर मात्र 2 व्यक्ति बैठे हुए हैं। अगर C जहाँ पे बैठा हुआ है उसके बाईं ओर जो मात्र है वो 2 व्यक्ति बैठा हुआ है। A और B के मध्य मात्र 2 व्यक्ति बैठा हुआ है। अगर मान लिया कि A यहाँ पर बैठा देते हैं तो A और B के बगल में मात्र 2 आदमी बैठे हैं, तो B यहाँ पर भी बैठा सकते हैं। कहाँ पे? यहाँ पर, क्योंकि A और ये हो गया B के 2 लोग। अब कह रहा है B A के बाईं ओर बैठा है। B जो है A के बाईं ओर बैठा हुआ है, बिल्कुल सही है। E A के ठीक 5 दाईं ओर है, तो यानी यहाँ पर जो बैठा हुआ है वो क्या है? तो वो E है। मात्र एक व्यक्ति D के दाईं ओर बैठा हुआ है। D के दाईं ओर एक व्यक्ति बैठा हुआ है, तो यहाँ पर बैठा होगा वो कौन सा हो जाएगा? F हो जाएगा। B यहाँ पर है तो ये जो हो जाएगा वो G हो जाएगा। F B के ठीक पास में समीनस्थ नहीं है। तो केंद्र में कौन बैठा हुआ है? तो केंद्र में 3 इधर हटा दीजिए, 3 इधर हटा दीजिए, जो बच जाएगा वही हो जाएगा। आंसर हो जाएगा D, A बैठा हुआ है। चलिए, यदि P एंड Q का अर्थ है P Q का पुत्र है और P जो है Q का अर्थ है ये P Q की बहन है, तो निम्नलिखित में किस व्यंजक का अर्थ जो है बाई जेड की माँ है? बाई जेड की माँ है, तो इसे सोल्व किया। आंसर जो हमारे पास हो जाएगा वो हो जाएगा B हो जाएगा। क्या होगा? B होगा। अगर जेड की बात करें तो जेड पुत्र हो जाएगा, किसका हो जाएगा? बाई का, और बाई बहन हो जाएगा किसका? X का। तो आंसर जो हमारे पास हो जाएगा वो है B। निम्नलिखित जानकारी को ध्यानपूर्वक पढ़ें और नीचे दिए गए प्रश्नों का उत्तर दीजिए। तो ABCDEFG और H एक वृत्त के चारों ओर केंद्र की ओर मुख करके बैठे हुए हैं। कितने? केंद्र की ओर मुख करके बैठे हुए हैं। कितने लोग हैं? 8 लोग बैठे हुए हैं। तो सबसे पहले 8 लोगों के बैठने का जगह बना लेते हैं। उसके बाद कह रहा है कि B F के दाईं ओर तीसरे स्थान पे बैठा हुआ है। B जो है F के दाईं ओर तीसरे स्थान पे बैठा हुआ है, यानी यहाँ पर F बैठा देंगे तो 1 2 तीसरे स्थान पे आ गए। H के बाईं ओर तीसरे स्थान पर, और H के बाईं ओर तीसरे स्थान पर बैठा है H के भी, तो यानी इधर जो हमारे पास आ जाएगा वो क्या हो जाएगा? H आ जाएगा। यहाँ से भी तीसरे स्थान पे और यहाँ से भी F के तरफ से भी तीसरे स्थान पे। C A के बाईं ओर चौथे स्थान पर बैठा है। C जो है वो C बैठा हुआ है किसके तरफ? A के बाईं ओर चौथे स्थान पे, तो यहाँ पर A हो जाएगा, चौथे स्थान पे आ गया। A के बाईं ओर चौथे स्थान पर। A F और B के निकटतम पड़ोसी नहीं है। A जो है F और B का निकटतम पड़ोसी नहीं है, बिल्कुल सही है। E B का निकटतम पड़ोसी नहीं है। E भी जो है वो B का निकटतम पड़ोसी नहीं है। तो निकटतम पड़ोसी जो 2 जगह खाली था वो दोनों तो होगा ही नहीं। G D के दाईं ओर दूसरे स्थान पे बैठा हुआ है। G जो है D के दाईं ओर दूसरे स्थान पर बैठा है। H के एकदम दाईं ओर कौन बैठा है? तो आंसर हो जाएगा कौन सा? तो E होगा। H के एकदम दाईं ओर कौन बैठा है? E हो जाएगा। आंसर हो जाएगा ऑप्शन C हो जाएगा। चलिए, एक गद्यांश दिया हुआ है, उस पर प्रश्न दिया हुआ है। आप इस गद्यांश को अगर पढ़ने की इच्छा है तो पढ़ लीजिएगा। और इस पे एक प्रश्न पूछा गया है, काफ़ी लंबा गद्यांश है, यहाँ पढ़ना थोड़ा सा मुश्किल होगा, टाइम टेकन होगा। कथन करा कि संत निकोलस जो मायरा के पादरी थे, गरीबों और ज़रूरतमंदों को उपहार बांटना उनका व्यवहार था। दिए गए कथनों में से सही का चयन कीजिए। इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा कि कथन निश्चित रूप से जो वो है सत्य है, ए हो जाएगा। गद्यांश के अनुसार संत निकोलस जो मायरा के पादरी थे, गरीबों और जरूरतमंदों को उपहार देने के लिए प्रसिद्ध थे, तो दिया गया कथन निश्चित रूप से सत्य है। अगले प्रश्न पे चलते हैं। कथन एवं निष्कर्ष का है कि विक्रम की बैटिंग करते देखना सभी क्रिकेट प्रेमियों के लिए आकर्षक दृश्य होगा। निष्कर्ष: विक्रम एक अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी है। विक्रम के आज अच्छा खेलने की संभावना है।
इन दोनों निष्कर्ष से पता चलता है कि विक्रम एक अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी, ये कहीं भी नहीं लिखा हुआ है। सिर्फ विक्रम को बैटिंग करते देखना सभी क्रिकेट प्रेमियों के लिए आकर्षक दृश्य हो सकता है। तो हो सकता है विक्रम जो है वो घरेलू क्रिकेट खेलता हो और अच्छा खेलता हो, इसे देखने के लिए सभी क्रिकेट प्रेमियों को आकर्षक दृश्य होगा। तो यहाँ पर तो जो है पहला तो है वो गलत हो जाएगा स्टेटमेंट, निष्कर्ष। दूसरा है विक्रम के आज अच्छा खेलने की संभावना है, ये बिल्कुल सही होगा, क्योंकि आज अच्छा खेलेगा तभी क्रिकेट प्रेमी जो है आकर्षक दृश्य देखेंगे। तो आंसर जो हमारे पास हो जाएगा 74 के जो हो जाएगा सी हो जाएगा बी, केवल निष्कर्ष 2 जो है वो तर्क संगत है। अगले प्रश्न पे चलते हैं कि दिए गए विकल्पों में उस विकल्प का चयन करें जो चित्र के प्रारूप को पूरा करेगा। इसका सही जवाब जो हो जाएगा वो कौन सा हो जाएगा, वो हो जाएगा ए हो जाएगा। सही जवाब जो होगा वो कौन सा होगा, ए होगा। दिए गए चित्र में कितनी सीधी रेखाएं हैं, यहाँ पर कितनी सीधी रेखाएं हैं हमें ये देखना है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन कौन सा, तो 76 के सी हो जाएगा। टोटल जो है वो 10 जो है वो सीधी रेखाएं हैं। कितने सीधी रेखाएं, अच्छे से काउंट कीजिएगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, इस तरह अगर काउंट कीजिएगा एक पूरे हो जाएगा 10, तो हो जाएगा टोटल 10। दिए गए विकल्पों में उस विकल्प का चयन करें जो एक पूर्ण वर्ग बना सकता है। दिए गए 5 चित्रों में कोई 3 अगर मिलाइएगा तो पूर्ण वर्ग हो जाएगा। इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा, अगर 1 को मिलाते हैं, 3 को मिलाते हैं और 4 को, तो ये जो बनेगा वो क्या बनेगा, पूर्ण वर्ग बन जाएगा। आंसर हो जाएगा ऑप्शन कौन सा, ऑप्शन हो जाएगा डी, 1 3 और 4। क्या है, 1 3 और 4 अगर बनाइएगा तो यहाँ पर इस तरह का बनेगा, देख लीजिए तब अच्छे से समझ में आ जाएगा। यहाँ पर देखिए इस तरह, तो ये त्रिभुज भी हो जाएगा, ये भी हो जाएगा और ये भी। तो 1 3 और 4 अगर करिएगा तो बन जाएगा डी हो जाएगा। निम्नलिखित 5 में से 4 एक निश्चित ढंग से समान है, एक समूह बनाते हैं, इनमें कौन सा एक उस समूह से संबंधित नहीं है। इसका आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा सी, डिटैच। ज्वाइन, कनेक्ट, फिक्स एंड एफिक्स ये सभी आपस में समानार्थी हैं, जबकि डिटैच जो है अन्य सभी से विलोम है। तो आंसर हो जाएगा सी। अगला प्रश्न है कि 7 बक्से एक मेज पर रखे हुए हैं, प्रत्येक बॉक्स में अलग अलग फल रखे हुए हैं। फलों के नाम सेब, संतरा, टमाटर, चेरी, केला, अमरूद और आम है। बक्सों के नीचे से क्रमशः 1 2 3 के क्रम में अंकित किया गया है। अब यहाँ पर दिया हुआ है कि सेब जो है सम संख्या वाले बक्से में है। सेब जो है अगर मान लिया कि आइए पहले 1 से लेके 7 तक हम लोग अरेंज करते हैं, 1 2 3 4 5 6 7, 3 और 3 6 1 7 हो गया। सेब सम संख्या वाले बक्से में है। तो मान लिया कि यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 7 है, तो 6 में होगा या 4 में या 2 होगा। तो चलिए अगर 6 में रख देते हैं सेब। चेरी सबसे ऊपर वाले बक्से में नहीं है, चेरी तो जो है ऊपर वाले बक्से में नहीं है। टमाटर बिल्कुल बीच वाले बक्से में रखे हुए, बीच वाले बक्से में रखे हुए, यानी 4 पे जो रखे हुए वो क्या है, टमाटर रखे हुए। केले टमाटर के ऊपर वाले बक्से में है, केले जो है वो टमाटर के ऊपर वाले बक्से में है, लेकिन कहाँ पे है ये नहीं पता चल रहा है। अमरूद सेब वाले बक्से के नीचे सम संख्या वाले बक्से में है, यानी 4 तो भरा हुआ है तो इसमें बच जाएगा, तो वो क्या हो जाएगा, अमरूद हो जाएगा। टमाटर केले अथवा चेरी वाले बक्स, टमाटर जो है केले अथवा चेरी वाले बक्से के बगल वाले बक्से में नहीं है, यानी जो टमाटर है वो ना तो केले अथवा चेरी वाले बक्से में, ना तो यहाँ पर केला हो सकता है, ना तो यहाँ से चेरी, ऊपर भी नहीं हो सकता। तो चेरी कहाँ पर हो जाएगा, चेरी यहाँ पर हो जाएगा। आम 5 नंबर के बक्से में नहीं है, आम जो है वो 5 नंबर के बक्से में नहीं है, तो कितने नंबर में भी होगा है, तीसरे नंबर में भी आम होगा। आम 5 नंबर वाले बक्से में कौन से फल है, तो 5 नंबर में जो बच गया फल वो क्या है, एक संतरा बच गया और एक हो गया ये केला। तो आंसर जो हमारे पास हो जाएगा वो बच गया ऑप्शन बी, क्या हो गया, संतरे 5 नंबर वाले बक्से में है। एक लड़की की तरफ इशारा करते हुए एक महिला ने कहा कि वह मेरी माँ के पति के दूसरे बेटे की पत्नी की बेटी है। लड़की किस तरह महिला से संबंधित है, वह मेरी माँ के पति के दूसरे बेटे की पत्नी की बेटी है, किस तरह महिला संबंधित है। तो ये ब्लड रिलेशन का, इसे सोल्व कर लीजिएगा। इसका जो आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा नीस, या क्या होगा, भतीजी होगी। क्या होगा, भतीजी। दिए गए जानकारी को ध्यानपूर्वक पढ़िए और उसके बाद दिए गए प्रश्न को उत्तर दीजिए। 4 मित्र रानी, बिन्नी, नवीन और गोकुल बाहर की ओर मुंह करके एक गोल मेज के चारों ओर बैठे हैं। आवश्यक नहीं है कि उसी क्रम में है, उनमें से प्रत्येक विशेष संगीत वाद्य यंत्र बजाता है, जैसे पियानो, वायलिन, गिटार
और सितार। अब कह रहा है जो पियानो बजाता है गोकुल उसके दाईं ओर तीसरे स्थान पे बैठा हुआ है। अगर मान लिया कि यहाँ पर कोई पियानो जो है पियानो बजा रहा है और कह रहा है कि गोकुल उसके दाईं ओर तीसरे स्थान पे बैठा हुआ है, तो एक स्थान ये हुआ, दो स्थान हो गया, तो तीसरे स्थान हुआ दाईं ओर, तीसरा स्थान जस्ट बाईं ओर हो जाएगा। तो आंसर जो हमारे पास ये वाला हो जाएगा किसका ना, तो ये हो जाएगा ये गोकुल। जो सितारा बजाता है और जो वायलिन बजाता है वे दोनों पड़ोसी है, यानी वायलिन और सितारा वाला पड़ोसी हो जाएगा। तो यहाँ पर तो हो जाएगा, मान लिया कि यहाँ सितारा बजा रहा है, तो ये कौन सा पड़ोस हो जाएगा, वायलिन हो जाएगा। कौन सा, वायलिन। उसके बाद कह रहा है बिन्नी ना तो पियानो और ना ही वायलिन बजाता है, ना तो पियानो और ना तो वायलिन बजाता है। तो बिन्नी क्या बजाता है, सितारा बजाता होगा, क्योंकि गोकुल के बारे में तो यहाँ लिखा हुआ है। चलिए, उसके बाद जो सितारा बजाता है वह गोकुल के पास नहीं बैठता है। जो सितारा बजाता है वो गोकुल के पास नहीं बैठता है। रानी गोकुल के पड़ोसी है, रानी जो है वो गोकुल के पड़ोसी है, लेकिन वायलिन नहीं बजाती है, तो क्या बजाएगी, तो बच गया पियानो। तो पियानो जो है वो रानी बजाती है। वायलिन कौन बजाता है, तो यहाँ पर वायलिन जो हो गया बच गया, कौन हो गया, नवीन हो गया। और गोकुल जो है वो क्या बजाएगा, तो वो गिटार बजाएगा। तो हमारे पास वायलिन कौन बजा रहा है, तो वायलिन हो जाएगा नवीन। आंसर जो आ जाएगा वो कौन सा आ जाएगा, बी आ जाएगा। अगला है, दिए गए 5 पदों में 4 किसी तरह से समान है, इसलिए वे आपस में एक समूह बनाते हैं। इसमें से कौन सा एक इस समूह से संबंधित नहीं है। तो हेट, अबोर और डिसलाइक, डिटेस्ट, ये सब शब्द जो है लव का एंटोनिम्स है, अर्थात लव इस समूह से संबंधित नहीं है। आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा। चलिए, अगला प्रश्न है कथन एवं निष्कर्ष का। सभी कलियां फूल है। अगर मान लिया कि यहाँ पर कली की बात करते हैं, तो सभी जो कलियां हैं वो क्या हो जाएगा, ये फूल हो जाएगा। क्या हो जाएगा, फूल हो जाएगा। उसके बाद कह रहा है प्रश्न में कि कुछ फूल खिले हुए हैं, कुछ फूल जो है वो क्या है, खिले हुए हैं, तो ये हो जाएगा खिले हुए हैं। और सभी खिले हुए जो है वो क्या है, रंगीन है। तो सभी खिले हुए हैं वो क्या है, तो वो रंगीन है। यहाँ से निष्कर्ष निकालते हैं, कुछ कलियां खिली हुई है, गलत है। कुछ कलियां रंगीन है, ये भी गलत है। कुछ रंगीन फूल है, ये सही है। आंसर हो जाएगा सी, केवल थर्ड जो है वो निष्कर्ष सही निकल रहा है। अगला, इस श्रृंखला में अगली संख्या ज्ञात कीजिए। अगली संख्या जो है हमें ज्ञात करना है। तो 15, 27, 57, 111, 225 में क्या रिलेशन है, तो 15 से अगर हम 27 करते हैं, 15 दूनी 30 हो जाएगा, 15 है। अगर हम उसको गुना 2 करेंगे तो 30, लेकिन 27 दिया है तो -3 करेंगे, यानी हमारे पास गुना 2 -3 एक्स्ट्रा की है। 27 में अगर उसी तरह के 27 गुना 2 करेंगे, अब +3 करेंगे तो हो जाएगा 27 दूनी 54 3 57, यानी इसमें -3 था, इसमें +3 है। अगला वाला में क्या किया जा रहा है, तो 57 गुना 2 और ये -3 किया जा रहा है, तब जाके हमारे पास 111 आ रहा है। यानी जो सीरीज चल रहा है गुना 2 -3 गुना 2 +3 गुना 2 -3, अगला गुना 2 +3 और अगला चलेगा गुना 2 -3, यानी गुना 2 -3 अगर इसमें करेंगे 225 में गुना 2 -3 तो कितना आ जाएगा, 447। आंसर जो हमारे पास आ जाएगा हो जाएगा सी। निम्नलिखित 4 सामग्रियों में से 3 किसी एक निश्चित रूप से समान है तथा एक असंगत है। असंगत का जो है हमें चयन करना है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, इस्पात जो है मिश्र धातु है, जबकि अन्य जो है वो मिश्र धातु नहीं है। एक टीवी सेट को 16,800 में बेचने पर एक विक्रेता को 20% का लाभ होता है। यदि उत्पादन लागत में 20% की वृद्धि की जाती है तो सेट का नया विक्रय मूल्य ज्ञात कीजिए ताकि 20% का लाभ होगा। इससे पहले जो है 35 प्रश्न लगातार जो था रीजनिंग का है, अब 35% जो लगातार होगा वो मैथ का होगा। तो चलिए, प्रश्न में कह रहा है कि उत्पादन लागत में 20% की वृद्धि की जाती है और पहले के उत्पादन लागत पर 20% की लाभ पर वस्तु बेचा गया है। तो पहले का विक्रय मूल्य जो होगा, विक्रय मूल्य बराबर जो होगा नया उत्पाद का मूल्य, नया उत्पाद का मूल्य बराबर कितना हो जाएगा, 16,800 रुपया। तो नया विक्रय मूल्य क्या हो जाएगा, नया विक्रय मूल्य जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, तो 16,800 गुना 120 बटा 100 कर दीजिएगा, तो आंसर हमारे पास हो जाएगा 20,160। यही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा, क्योंकि उत्पादन की लागत में 20% की वृद्धि की जाती है और पहले के उत्पादन लागत पर 20% की लाभ पर वस्तु बेचा गया है।
अगला प्रश्न है कि P और Q जो है अलग अलग काम करके एक काम को क्रमशः 12 और 18 दिनों में पूरा करते हैं, लेकिन वे एक दिन छोड़कर काम करते हैं और P पहले दिन काम शुरू करता है, तो काम को पूरा करने में कितने दिन लगेंगे। यानी P जो है वो 12 दिन में करता है, Q जो है उसे 18 दिन में करता है। अगर दोनों का एलसीएम ले लेंगे तो ये निकल जाएगा, कुल कार्य निकल जाएगा। तो इसकी क्षमता जो हो जाएगा वो 3 हो जाएगा, इसकी क्षमता 2 है। अब क्या है ना, अल्टरनेट दिन काम कर रहा है, तो P पहले दिन काम शुरू करेगा और एक दिन छोड़कर कार्य करेगा। पहले 2 दिन का कार्य कितना होगा, तो पहले P करेगा प्लस Q करेगा, इस तरह करेगा। पहले P करेगा, फिर Q करेगा, फिर P करेगा, फिर Q करेगा, फिर P करेगा, फिर Q करेगा, इस तरह। तो 3 + 2 5 यूनिट करेगा। कितना? 5 यूनिट करेगा। कितने दिन में? 2 दिन में करेगा, 2 दिन में। तो 5 से अगर 36 से भागा करेंगे तो कितना? 7 बार में होगा। तो 7 तो कितना हो गया? 7 और 5 हो गया 35 यूनिट काम हो गया हमारे पास। कितना हो गया? 35 यूनिट जो है वो काम हो गया। कितना? 7 बार में। और 1 के बराबर होता है कितना? 7। 2 होता है, तो 7 दूनी 14 दिन तो हमको लग गया। 14 दिन तो हमारे पास काम कर लिया है, दोनों एक एक दिन अल्टरनेट करके, तब हमारे पास 35 यूनिट काम हुआ है। अब बचा 1 यूनिट जो P करेगा। P का क्षमता कितना है? 3 है। तो 1/3 जो हो जाएगा दिन लगेगा कितना करने में, यानी 14 दिन प्लस 1/3 बराबर क्या हो जाएगा? 14.1/3 दिन। आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा। ध्यान दीजिएगा, पहले PQ किया है तो ये 3 × 2 = 5 यूनिट, ये 5 यूनिट, ये 5 यूनिट, फिर PQ करेगा तो फिर 5 यूनिट, फिर PQ करेगा तो कितना दिन हो जाएगा? 5 यूनिट। तो ये 25 यूनिट हुआ है कितने में? तो कितने दिन में कि 2 × 2 = 4, 2 × 6 = 2 = 8, 10 दिन में 25 यूनिट किया। फिर PQ करेगा तो 5 यूनिट, फिर PQ करेगा तो 5 यूनिट। यानी जब हम 7 बार करेंगे तो 7 × 5 = 35 यूनिट तो हो गया। अब बचा 1 यूनिट, क्योंकि हमारे पास जो है वो टोटल 36 यूनिट ही है। आंसर आ जाएगा सी। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। वार्षिक रूप से संयोजित किस वार्षिक ब्याज दर पर 8000 की धनराशि पर 2 वर्षों में 904.2 का चक्रवृद्धि ब्याज हो जाएगा। तो चक्रवृद्धि मिश्रधन जो बराबर होता है, मिश्रधन बराबर क्या फार्मूला होता है? P × 1 + R/100 के होल स्क्वायर होता है। यहाँ पर जो हो जाएगा 800 प्लस 904 रुपया जो है 2 ब्याज दिए हैं कितने के? 800 के 8000 के, कितने के? 8000 के दिए हैं, अगुना 1 + R/100 अगुना कितना होता है? तो T बराबर 2 वर्षों के लिए। जब यहाँ से और सोल्व कीजिएगा तो 8904.2 अब बटाइए 8000 नीचे कर दीजिए, तो ये हो जाएगा 100 + R अब बटा 100 कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा कितना? 1000 हो जाएगा। कितना? ये हो जाएगा, अगर दें तो इसके ऊपर स्क्वायर सिर्फ होगा, पूरे पे स्क्वायर नहीं होगा, इसके ऊपर स्क्वायर होगा। यहाँ से जब और थोड़ा सोल्व कीजिएगा तो ये हमारे पास आ जाएगा कितना? ये 3 और ये 3 कट गया और ये ऊपर चला जाएगा, तो हमारे पास 89042 आ जाएगा। अब बटा क्या हो जाएगा? 8 बराबर 100 + R के होल स्क्वायर हो जाएगा। जब इसे करेंगे 100 + R के होल स्क्वायर बराबर हो जाएगा 11130.25। इसे लिख सकते हैं 105.5 के होल स्क्वायर। ये स्क्वायर खत्म हो गया, तो 100 + R बराबर जो बचेगा 105.5 बचेगा। बस इतने से R का मान निकल जाएगा 5.5%। आंसर जो हो जाएगा वो सी हो जाएगा। प्रश्न में जैसे ही दशमलव का हो तो थोड़ा सा कैलकुलेशन में केयर करना होगा, ध्यान देना होगा। अगला प्रश्न है कि एक मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात 9:7 है। यदि इसमें दूध की मात्रा पानी से 4 लीटर अधिक है तो मिश्रण में दूध की मात्रा ज्ञात कीजिए। मान ले कि कह रहा है कि दूध और पानी का जो है अनुपात है कितना? 9:7 है। अब इन दोनों का डिफरेंस 2 है, तो इक्वल टू कितने? 4 के बराबर है। तो मिश्रण में दूध की मात्रा कितना हो जाएगा? तो 9 × 4/2 डायरेक्ट कीजिए तो आ जाएगा 18 लीटर। आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा सी। उस समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसकी प्रत्येक भुजा की माप जो है वो 12 सेंटीमीटर है। क्या है? 12 सेंटीमीटर है। तो समबाहु त्रिभुज का जो क्षेत्रफल होता है वो बराबर होता है √3/4 × भुजा के स्क्वायर होता है। ये √3/4 कर देते हैं, भुजा कितना है? 12, उसके स्क्वायर कर देते हैं। आंसर हो जाएगा √3 × 3 × 12 यानी 36 √3 सेंटीमीटर
मीटर जो है वो स्क्वायर हो जाएगा। आंसर जो हमारे पास हो जाएगा कौन सा, तो वो हो जाएगा डी। प्रथम 10 अभाज्य संख्याओं का औसत कितना होगा? प्रथम 10 अभाज्य संख्या, तो प्रथम 10 अभाज्य संख्या कौन कौन है? तो सबसे पहला अभाज्य संख्या है जो 2 है, 3 है, 5 है, 7 है, 11 है, 13 है, 17 है, 19 है, 23 है, 29 है। इतना जो है वो प्रथम 10 अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या जो एक से और खुद से कटे उसे अभाज्य संख्या कहते हैं। तो टोटल योग जो होगा कितना हो जाएगा, 129 है, और उसका कह रहा है औसत 129/10 यानी 12.9 होगा। आंसर कौन सा हो जाएगा, ए हो जाएगा। यदि x बराबर 2 होने पर 5 + x 2x + 7 6x + 9 और 22 समानुपात में है तो y का मान क्या हो जाएगा? तो 5 + x जो है वो क्या है, 2x + 7 और 6x + 9 और y जो है वो क्या है, समानुपात में। तो समानुपात के नियम हो जाएगा 5 प्लस जो है x के मान 2 रख देते हैं बटा 2 × 2 + 7 बराबर हो जाएगा 6 × 2 + 9 बटा 22 हो जाएगा। सिर्फ x का मान 2 है वो रख दिए हैं, तो हो जाएगा 7/11 बराबर 21/22, 22 बराबर हो जाएगा 33। काट पे कीजिएगा 33 आ जाएगा। आंसर जो हो जाएगा वो बी हो जाएगा। नेक्स्ट है, एक व्यक्ति 3 घंटे में 80 किलोमीटर की यात्रा तय करता है, वह आगे और 2 घंटे की यात्रा करता है। यदि पूरी यात्रा के लिए उसकी औसत चाल 30 किलोमीटर पर घंटा है तो बाद के 2 घंटे में तय की गई दूरी क्या हो जाएगा? तो माना व्यक्ति ने बाद के 2 घंटों में x किलोमीटर की दूरी तय किया हो, तो औसत चाल बराबर कुल दूरी यानी 80 + x कुल दूरी बटा कुल समय 3 + 2 यानी 5। आंसर हो जाएगा ये बराबर कितना हो जाएगा, तो वो हो जाएगा 30 किलोमीटर पर के बराबर, क्योंकि औसत चाल यहाँ पर दिया हुआ है। यहाँ से मान निकाल जाएगा 80 + x बटा 5 बराबर 30, तो x बराबर कितना हो जाएगा, 150 - 80 बराबर 70 किलोमीटर। आंसर जो हो जाएगा वो सी हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न जो है वो रेकरिंग का है। इसे हम लिख सकते हैं 16 - 1/90 लिख सकते हैं, इसे लिख सकते हैं 15 - 1/90 और इसे लिख सकते हैं 13 - 1/90। जब सबको जोड़ दीजिएगा तो आंसर जो हमारे पास हो जाएगा वो 17/90 आ जाएगा, बी आ जाएगा। ए 100 अंडे 4 मिनट में गिन सकता है जबकि बी उतने ही अंडे 5 मिनट में गिन सकता है। यदि वे एक साथ मिलकर 450 अंडे गिनने के लिए काम करते हैं तो उन्हें कितना समय लगेगा? तो ए को जो है गिनने की क्षमता निकालना होगा। गिनने की क्षमता जो है वो कितना है, तो 25 अंडा जो है पर मिनट है, 25 अंडा पर मिनट है। अब बी को गिनने की क्षमता कितना है, तो 20 अंडा जो है पर मिनट है। अगर मान लिया कि दोनों 1 मिनट काम करेगा तो कितना अंडा गिन पाएगा, 45 अंडा गिन पाएगा। तो सीधी सी बात है 450 अंडा गिनने में कितना समय लगेगा, तो 45 भागा दे दिए 450 में भागा दे दिए 45 से, हो जाएगा 10 मिनट, यानी 450/20 + 25 कर दीजिए। आंसर हमारे पास जो हो जाएगा वो 10 मिनट हो जाएगा। कितना, 10 मिनट। आंसर हो जाएगा डी हो जाएगा। किसी वस्तु का क्रय मूल्य 5000 है और से 2000 कम है। किसी वस्तु का क्रय मूल्य 5000 से 2000 कम है, डीलर इस पर 10% की छूट देता है। इसके बाद रिटेलर अपने क्रय मूल्य पर 5% की छूट देता है। ग्राहक के लिए अंतिम विक्रय मूल्य कितना होगा? तब वस्तु का जो है वो क्रय मूल्य कितना है, क्रय मूल्य कितना है, 5000 से 2000 कम है यानी 3000 हो जाएगा। 5000 - 2000 कर देंगे 3000 हो जाएगा। रिटेलर का क्रय मूल्य कितना हो जाएगा, क्रय मूल्य कितना हो जाएगा, तो ये होगा 3000 × 90 बटा क्या हो जाएगा 100 हो जाएगा, क्योंकि 10% की क्रय मूल्य पर 10% की छूट देता है। रिटेलर का क्रय मूल्य हो जाएगा 3000 × 90 बटा 100 यानी 2700 रुपया। अब कह रहा है कि ग्राहक के लिए अंतिम विक्रय मूल्य क्या होगा, तो 5% की क्रय मूल्य पर 5% की छूट देता है। डीलर इस पर 10% छूट देता है और रिटेलर अपने क्रय मूल्य पर 5% की छूट देता है। तो इसका हो जाएगा 2700 पर 5% निकाल लीजिएगा। आंसर जो हमारे पास हो जाएगा 2565। मैंने 5% छूट निकाले हैं तो ये हो गया 2565। यही हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। एक आयताकार भूखंड के विकर्ण और एक भुजा के माप क्रमशः 65 मीटर और 63 मीटर है। इस आयताकार भूखंड के परिमाप ज्ञात कीजिए। तो आयताकार भूखंड का विकर्ण पहले निकाल लेते हैं। विकर्ण बराबर होता है √L² + B² और इसका कह रहा है वो दिया हुआ है कितना, 65 दिया हुआ है।
तो यहाँ से निकल जाएगा एल भी दिया हुआ है कितना 63, 63 का स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर 65, यानी 3969 हो जाएगा 63 का स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर हो जाएगा कितना 65 के स्क्वायर। तो 65 के स्क्वायर करते हैं तो कितना हो जाएगा 4225 होता है। तो बी स्क्वायर बराबर आ जाएगा 4225 माइनस 2969। तो जब ये घटाइएगा तो कितना हो जाएगा 256। तो b बराबर हो जाएगा √256, और 256 कितना का है तो 16 के स्क्वायर करते हैं तो 256 आता है, यानी हमारे पास जो है 16b आ गया। अब भूखंड का परिमाप कर रहा है तो 2 × L + b हो जाता है भूखंड का परिमाप, यानी 2 × 63 + 16। आंसर जो हमारे पास होगा 2 × 79 यानी 158। सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी। निम्न में कौन सी संख्या युग्म सह अभाज्य है, को प्राइम है। तो सह अभाज्य संख्या वैसी दो संख्या जिसका महत्तम समवर्त 1 हो सह अभाज्य संख्या कहलाती है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। कौन सा हो जाएगा, वो हो जाएगा ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है कि एक दुकानदार किसी वस्तु को 25% लाभ पर बेचता है और बेईमानी से उस बाट का उपयोग करता है जो वास्तविक बाट से 30% कम है, उसका कुल लाभ प्रतिशत में ज्ञात कीजिए। अब यहाँ इस प्रश्न को अच्छे से समझिए। माना कि जो है उस 100 ग्राम जो है 100 ग्राम नहीं 1000 ग्राम जो है वस्तु का क्रय मूल्य जो है कितना मान ले रहे हैं 1000 रुपया मान ले रहे हैं, कितना 1000 रुपया। अब लाभ जो इसे बेचने में करता है वो कितना 25% करता है, कमाता है। तो 1000 जो है वो ग्राम वस्तु का विक्रय मूल्य कितना हो गया, वस्तु का विक्रय मूल्य कितना हो गया 1000 रुपया जो था 125/100 हो जाएगा, क्योंकि 25% लाभ कमाता है, यानी 1250 रुपया में वो बेचता है कितना 1000 ग्राम वस्तु को। लेकिन दूसरे स्टेप में क्या कर रहा है कि दुकानदार वास्तविक बाट का 30% कम उपयोग करता है, अर्थात वो 1250 रुपया में 700 ग्राम ही वस्तु बेचता है। 30% कम यानी 300 ग्राम वो कम दे रहा है, यानी 700 ग्राम वस्तु का जो है क्रय मूल्य कितना था 700 रुपया था, क्योंकि 1000 के जो था वो कितना था 1000 था, तो 700 के 700 हुआ। लेकिन वास्तविक लाभ जो उसको हुआ, वास्तविक लाभ कितना हुआ 1250 रुपया में तो बेच दिया, 1 किलो कहकर बेचा कितना के 700 ग्राम ही, यानी खरीदा था कितना 700 में ही खरीदा था। तो 1250 माइनस 700 यानी 550 रुपया का उसे फायदा हुआ। तो कुल लाभ परसेंटेज बराबर कितना हो गया 550 × 100/700 यानी 78.57%। 25% कीमत भी ज़्यादा लिया और क्या है 30% वो कम वजन भी दिया, तो फायदा हुआ उसे 78.57%। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा बी हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है कि मोहित का वेतन 15,000 रुपये प्रति माह है, वह घर के किराए पर 5,000, बिलों पर 2,000 और शेष राशि उसकी मासिक बचत है। यदि वह अपने जन्मदिन वाले महीने में अपनी पूरी मासिक बचत जन्मदिन समारोह में खर्च कर देता है तो 1 वर्ष में उसके द्वारा की गई बचत ज्ञात कीजिए। यानी 5 × 7 जो है वो 1000 रुपया तो उसको खर्च है, 7,000 रुपया खर्च है। अब वेतन कितना है 15,000 रुपया प्रति माह, तो यानी 15,000 में से 7,000 घटा देंगे तो उसको बच रहा है 8,000 पर माह, यानी 12×8 = 96,000 तो बचेगा। लेकिन वो क्या है ना कि 8,000 खर्चा कर देता है जिस महीने उसकी बर्थडे आता है यानी जन्मदिन आता है, तो 8,000 इसमें से घटा दीजिएगा। आंसर जो 88,000 आया वही उसका सेविंग हो जाएगा। आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा। सरल कीजिए 1/3 के पावर -3 प्लस 1/5 के पावर -4 प्लस 1/15 के पावर -2 है, तो इसे लिख सकते हैं कितना तो 3/3 प्लस 5/4 और प्लस 15/2 लिखिए, हो जाएगा 27 प्लस 625 प्लस 225 हो जाएगा 877। आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा बी। एक कस्बे की जनसंख्या 2,24,375 है। यदि यह प्रतिवर्ष 4% की दर से बढ़ती है तो 2 वर्ष बाद इसकी जनसंख्या कितनी हो जाएगी। 2,24,375 को प्रतिवर्ष क्या है 4% के, 1 साल के बाद 104% हो गया, 104/100 हो जाएगा, अगले साल भी 104/100 हो जाएगा। बस इतना कर दीजिए। आंसर जो हो जाएगा 2,42,684। जब इसे काट पीट कीजिएगा सही आंसर होगा डी। एक समचतुर्भुज जिसके विकर्णों की लंबाई 53 सेंटीमीटर और 54 सेंटीमीटर है का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो समचतुर्भुज का जो है क्षेत्रफल बराबर हो जाएगा 1/2 × एक विकर्ण
एक विकर्ण गुना दूसरा विकर्ण होता है, कितना, दूसरा विकर्ण होता है। तो हो जाएगा 1/2 इंटू 53 गुना 54 बराबर हो जाएगा 1431 सेंटीमीटर स्क्वायर। आंसर होगा ए। राज्य स्तर की क्रिकेट टीम के सभी 11 खिलाड़ियों का औसत भार 84 केजी है। यदि उसमें कोच को भी शामिल कर लिया जाए तो टीम का औसत भार 1 केजी बढ़ जाता है। कोच का भार कितना होगा? तो सबसे पहले 11 लोगों का औसत भार 84 है। अब 11 प्लस 1 लोग जुड़ जाता है तो औसत जो हो जाएगा वो भार कितना हो जाता है? 85 हो जाता है, यानी 12 लोगों को जुड़ जाता है। कोच के भार तो पहले तो 84 आया जो सबका, अब प्लस 12 और हो जाएगा, तो आंसर हमारे पास हो जाएगा 96 केजी। आंसर होगा ऑप्शन बी हो जाएगा। एक बॉक्स में पेन, पेंसिल और रबड़ की संख्याओं का अनुपात 3:2:1 है। यदि पेन, पेंसिल और रबड़ का मूल्य 3, 2 और 2 है तो बॉक्स में कुल 300 रुपये है, तो बॉक्स में पेनों की संख्या बताइए। तो यहाँ पर 3 है तो 3x, 2x और 1x मान लेते हैं और इसे गुना कर देते हैं। कितना? एक का 3 कीमत है, एक का 2 कीमत है, एक का 2 कीमत है। तो ये हो गया 3 3 9x, 2 2 4x और ये हो गया 2x। सबको अगर हम इसे क्या कर देते हैं, जोड़ देते हैं। 9x प्लस 4x प्लस 2x बराबर कितना है? 300 रुपया मेरे पास है, यानी 15x बराबर होगा 300। x बराबर हो जाएगा कितना? 20 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 20 हो जाएगा। तो बॉक्स में पेनों की संख्या कितना है? 3x है, यानी हो जाएगा 3 गुना 20 बराबर बीतिया 60 रुपया। आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा। सरल कीजिए, एक दिया हुआ है व्यंजन, इसे सरल करना है। तो ये बोर्ड मास से है, आप इसे सरल कर लीजिएगा। लेकिन अगर सिंपली अगर यहाँ पर देखते हैं तो ये हो जाएगा 146 माइनस 23 गुना 75 भागा 15 माइनस 3। इसे और सिंपल करेंगे तो ये हो जाएगा कितना हो जाएगा? 146 है तो 146 माइनस 23 गुना 75 भागा 15 माइनस 3। और सॉल्व करेंगे तो 146 माइनस 23 गुना 2 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 23 गुना 2 हो जाएगा। अब और होगा 146 माइनस 46 बराबर 100। आंसर जो हमारे पास कितना आ जाएगा? डी आ जाएगा। अगला प्रश्न है कि 650 मीटर लंबे पुल के एक सिरे पर लगे सिग्नल को पार करने में ट्रेन को 41 सेकंड का समय लेती है। यदि पुल को पार करने में ट्रेन द्वारा लगने वाला समय 106 सेकंड है तो ट्रेन की लंबाई ज्ञात कीजिए। तो ट्रेन की चाल कितना हो जाएगा? 650 बटा 106 माइनस 41, यानी 650 बटा 65 हो जाएगा। 10 मीटर पर सेकंड हो जाएगा। तो ट्रेन की लंबाई कितना होगा? 41 गुना 10 बराबर 410 मीटर हो जाएगा। आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है कि 51,200 को 15% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज दर पर 2 वर्षों के लिए जमा करने पर प्राप्त होने वाली कुल राशि कितना होगा? तो कुल राशि बराबर P इंटू 1 प्लस R बटा 100 के स्क्वायर, यानी हो जाएगा 51,200 गुना 1 प्लस 15 बटा 100 के स्क्वायर। ये हो जाएगा 51,200 इंटू 1 प्लस 3 गुना 20 बट के स्क्वायर, यानी हो जाएगा 51,200 और गुना 23 बटा 20 गुना 23 बटा 20। काट पीट कीजिएगा, आंसर जो हो जाएगा 67,712। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। कौन सा हो जाएगा? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। यदि x बराबर इतना है तो x का भिन्न संख्याओं का मान कितना होगा? इसको लिख सकते हैं। यहाँ पर देखिए कि 6 के बाद क्या है? 5 5 जो है रिपीट किया जा रहा है, यानी हो जाएगा कितना? 0.65 उस पर रेकरिंग हो जाएगा। इसको लिख सकते हैं 65 माइनस 6, अब बटा कितना लिख सकते हैं? 90 हो जाएगा कितना? 59 बटा 90, यानी हो जाएगा 590 बटा 900। 590 बटा 900 आंसर हो जाएगा कौन सा? सॉरी, ए नहीं, सी नहीं, हो जाएगा कितना? ए हो जाएगा हमारा आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा, क्योंकि ऊपर नीचे एक एक शून्य और लगा दीजिए तो 590 बटा 900। अगला है यदि एक शंकु की ऊंचाई और तिर्यक ऊंचाई जो है वो क्रमशः 21 सेंटीमीटर और 29 सेंटीमीटर, इसका आयतन ज्ञात कीजिए। तो शंकु की ऊंचाई दिया हुआ h दिया हुआ है, शंकु की तिर्यक ऊंचाई l दिया हुआ है, तो r बराबर जो होता है वो हो जाएगा अंडर रूट l स्क्वायर माइनस h स्क्वायर।
r बराबर होगा √29 के स्क्वायर माइनस 21 के स्क्वायर। तो कितना हो जाएगा, r बराबर इससे हल कीजिएगा तब 20 सेंटीमीटर आ जाएगा। कितना, 20 सेंटीमीटर। अब शंकु का आयतन कितना होता है, आयतन बराबर हमारे पास फार्मूला जो होता है 1/3 जो है पाई r स्क्वायर h होता है, यानी 1/3 गुना 22/7 गुना r स्क्वायर। r कितना है 20 गुना 20 और h कितना दिया हुआ है, h दिया हुआ है 21। बस इसे काट पीट कीजिएगा, आंसर जो हो जाएगा वो 8800 आ जाएगा, 8800 सेंटीमीटर क्यूब यानी C हो जाएगा। 5 किलोमीटर की दौड़ में एस टी को 500 मीटर की शुरुआती बढ़त देता है। यदि उन्होंने एक ही समय पर दौड़ पूरी की और टी की चाल 13.5 किलोमीटर पर घंटा है तो एस की चाल क्या हो जाएगा। तो दिया गया है कि 5 किलोमीटर की दौड़ में एस टी की 500 मीटर की शुरुआत देता है और टी की चाल 13.5 किलोमीटर है। तो टी द्वारा लिया गया समय कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 4500 बटा कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 13.5 गुना 5/18 सेकेंड। 13.5 किलोमीटर पर घंटा को पहले मीटर पर सेकंड में। अब 4500 कितना हुआ, क्योंकि जो शुरुआत जो है अगर मान लें कि एस और टी के बीच, तो ये 500 मीटर तो ऑलरेडी टी बढ़त ले लिया। अब यहाँ से इतना जो दूरी बचा है वही तो बचा है 4500 मीटर। तो जब इसे टी द्वारा लिया गया समय जब इसे हल कीजिएगा तो कितना आ जाएगा, 1200 सेकेंड आ जाएगा। कितना, 1200 सेकेंड। अब एस की चाल क्या हो जाएगा, एस की चाल बराबर हो जाएगा 5000 बटा 1200 सेकेंड और क्या हो जाएगा 18/5 से इसे अधिक कर दीजिए तो ये किलोमीटर में आ जाएगा, 15 किलोमीटर पर घंटा आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 15 किलोमीटर पर घंटा। आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में कौन सी संख्या 13,051 के निकटतम है और 9 से विभाज्य भी है। तो 13,000 जो 51 है, 13,000 कितना है 51 है। तो यहाँ पर क्या करें, विकल्प से देखेंगे कि जो 9 से विभाज्य होने के लिए क्या होना होगा। तो यदि किसी संख्या 9 से विभाजित तो वह पूरी संख्या 9 से विभाजित होना चाहिए जोड़ के, यानी 1 + 3 + 5 + 9। अगर ऑप्शन से देखते हैं तो इसका मान होता है 18 जो कि 9 से पूर्णतः विभाजित है। तो आंसर जो हमारे पास एक ही आ जाएगा वो हो जाएगा सी। 20 की MRP के साथ एक कैच कोला 300 ml हाइपर मार्केट में 2 खरीदे 1 मुफ्त पाए ऑफर के साथ प्रदर्शित की जाती है। इस ऑफर के साथ हाइपर मार्केट कितने प्रतिशत की छूट दे रही है। तभी छूट दे रही है, एक जो है वो 2 खरीदे 1 मुफ्त पाए, यानी 2 + 1 गुना 100 यानी 33.33% की छूट दे रही है। यानी 3 हम लोग 2 खरीदेंगे फुल दाम पे तो 1 फ्री मिलेगा, यानी 33% की छूट मिलेगी। अगला प्रश्न है कि भाग के एक सवाल में भाजक जो है भागफल का 10 गुना और शेषफल का 5 गुना है। यानी हम सबसे पहले तो देखिए कि अगर इस तरह लिखा रहता है, ये भाजक होता है, ये भाज्य होता है, यहाँ पर जो है वो भागफल आता है और जो भी यहाँ पर कुछ होता है यहाँ जो बचता है वो क्या होता है, शेषफल होता है, शेषफल होता है। अब कह रहा है कि ये जो भाजक है भागफल का 10 गुना है। अगर मान लिया कि भागफल यहाँ पर x मानते हैं तो ये जो होगा वो कितना होता है, 10 गुना है, x गुना 10 है। और अगर हम शेषफल y मानते हैं तो शेषफल का 5 गुना है, यानी y गुना 5 है। ये हमारे प्रश्न में कह रहा है। यदि शेषफल 46 है, अगर इसको क्या कर देते हैं 46 है तो 46 गुना 5 करेंगे कितना हो जाएगा, 230 आ जाएगा। तो ये कितना आ गया, 230 आ गया। 230 बराबर x गुना 10 हो गया तो x का मान कितना आ जाएगा, 23 आ जाएगा। यानी हमारे पास भागफल जो बराबर आ गया वो कितना आ गया, 23 आ गया। तो कह रहा है भाज्य क्या हो जाएगा। तो भाज्य बराबर हम लोग क्या जानते हैं, भाजक गुना भागफल गुना अति प्लस शेषफल जानते हैं। तो भाजक तो हमारे पास कितना आ गया, 230 आ गया। भागफल कितना आ गया है, 23 आ गया। शेष कितना है, 46 दिया हुआ है। तो हमारे पास हो गया 5336। ध्यान रखिएगा आंसर जो हो जाएगा वो सी हो जाएगा। 15 लड़के एक कार्य को 28 दिनों में पूरा कर सकते हैं और उसी कार्य को 21 लड़के कितने दिनों में जो है वो पूरा कर सकते हैं। तो अभी समय सिंपल सा है, 15 गुना 28 बटा 21 कर दीजिए, 20 दिन आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 20 दिन। यही हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। एक निश्चित अवधि के लिए 986 पर साधारण ब्याज 5% साधारण ब्याज की दर से समान अवधि के लिए 1296 पर साधारण ब्याज से 62 रुपया कम है। प्रत्येक धनराशि कितने वर्षों के लिए निवेश की गई है।
तो प्रश्न में कह रहा है कि 1296 गुना 5 गुना टी अब बटा कितना हो जाएगा 100 माइनस 986 गुना 5t बटा 100 है जो दिया हुआ है 62। तो यहाँ से टी हल कीजिएगा, सीधी सीधी 4 वर्ष आ जाएगा। बहुत सिंपल है, बस इसे हल कर लीजिएगा। आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा सी। एक विक्रेता किसी वस्तु पर 10%, 20%, 30% की क्रमिक छूट देता है, वस्तु पर एकल समतुल्य छूट क्या हो जाएगा। अगर मान लिया कि इस तरह भी इसे हल कर सकते हैं कि 100 रुपया का 90 रुपया में, 100 का 80, 100 का 70। अगर इससे देखा जाए तो हमारे पास कितना आ जाएगा, ये 10 के अगर हम मानते हैं या 100 के जो भी मान ले, 10 में कैलकुलेशन आसान होगा। 10 गुना 10 गुना 10 बराबर होगा 9 गुना 8 गुना 7। ये हो गया कितना 1000, ये हो गया 504। इन दोनों का डिफरेंस कितना है 496। अब 400 के 96 कितने पर 100, 1000 पे छूट मिल रहा है गुना 100% हो जाएगा। आंसर जो हो जाएगा 49.6%। कितना हो जाएगा 49.6%। या इस तरह के पे भी सोल्व कर सकते हैं, a प्लस बी माइनस ए बी इंटू क्या हो जाएगा ए बी माइनस ए बी बटा 100। इससे ए अभी क्या निकला, अब जो इसका निकलेगा उससे सी जो है 30% मान के करिएगा तो हो जाएगा। ये भी उतना ही आएगा 49.6%। आंसर हो जाएगा ए। उपरोक्त तालिका का एक ट्रायल खेल प्रतियोगिता विभिन्न खेलों में शामिल होने वाले प्रतिभागियों को और चयनित होने वाले प्रतिभागियों की संख्या का विवरण को प्रदर्शित करता है। अब ये वाला विवरण को देखते हुए हमें हल करना होगा कि बास्केटबॉल के लिए चयनित पुरुष प्रतियोगियों और तैराकी के लिए चयनित पुरुष प्रतियोगियों का अनुपात कितना है। तो यहाँ पर बास्केट के लिए चयनित पुरुष प्रतियोगियों की संख्या कितनी हो जाएगी 380 गुना 50 बटा 100 गुना 20 बटा 100 बराबर ये आ जाएगा, कैलकुलेट करोगे 38 आ जाएगा। और तैराकी के लिए चयनित पुरुष प्रतिभागियों की संख्या कितनी हो जाएगी, तो उसके लिए होगा 350 गुना 40 बटा 100 गुना 10 बटा 100। ये हो जाएगा कितना 14। तो इन दोनों के अगर हम रेशियो देखते हैं 38:14, 38 बटा 14 यानी 19 बटा 7 आएगा। आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला है वॉलीबॉल की महिला प्रतिभागियों की कुल संख्या क्रिकेट के पुरुष प्रतिभागियों की कुल संख्या का लगभग कितने प्रतिशत है। तो वॉलीबॉल में महिला प्रतिभागियों की कुल संख्या कितनी है, तो 700 गुना 70 बटा 100 ये हो जाएगा 612। और इससे निकालिएगा क्रिकेट में पुरुषों की प्रतिभागियों की संख्या, तो ये हो जाएगा 1020 गुना 60 बटा 100 बराबर कितना होगा 612। अब दोनों का परसेंटेज अगर हम निकालते हैं ये हो जाएगा 612, ये कितना 700 गुना 70 बटा 100 490 आएगा। कितना आएगा 490 आएगा। ये जो हमारे पास आएगा वो 490 आएगा, कैलकुलेट कीजिएगा। ये 612 आएगा। अब इस परसेंटेज निकालिएगा तो 490 बटा कितना हो जाएगा 612 गुना 100। आंसर हो जाएगा 80%। ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट है यदि 9000 खिलाड़ियों ने क्रिकेट में भाग लिया और 8000 ने वॉलीबॉल में भाग लिया, तालिका में दिए गए प्रतिशत का उपयोग करते हुए क्रिकेट और वॉलीबॉल के लिए चयनित जो है महिला प्रतिभागियों का अनुपात क्या होगा। तो क्रिकेट में चयनित महिला प्रतिभागियों की संख्या कितनी हो जाएगी 9000 गुना 40 बटा 100 गुना 8 बटा 100, क्योंकि सब परसेंटेज में भी तो दिया हुआ था। तो ये हो जाएगा 288। क्या हो जाएगा 288 हो जाएगा। और वॉलीबॉल में चयनित महिला प्रतिभागियों की संख्या कितनी हो जाएगी, तो ये जो हो जाएगा वो कितना हो जाएगा 8000 गुना 70 बटा 100 कितना हो जाएगा ये, और सॉरी गुना 12 बटा 100 भी है क्योंकि 12% है। तो आंसर हो जाएगा 672 इसका। अब दोनों का अगर 288 बटा 672, 288 बटा 672 के रेशियो करेंगे तो 3:7 आएगा। आंसर जो हो जाएगा वो कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन डी हो जाएगा। ऑप्शन डी हो जाएगा। तो ये था हमारे पास प्लेटफॉर्म के वॉल्यूम 1 में दिया हुआ रेलवे आरपीएफ एसआई कांस्टेबल भर्ती के परीक्षा में पूछने वाला संभावित जो प्रश्न है, एक प्रैक्टिस सेट का मैथ और रीजनिंग का। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक एंड शेयर कर दीजिएगा। धन्यवाद।